जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो में जो है ना हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है 12th क्लास का केमिस्ट्री का पहला यूनिट है। जैसे बिहार बोर्ड और जो है आईसीएसई बोर्ड का जो है ना पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट। इसका जो 12th क्लास में जो पहला यूनिट है सॉलिड स्टेट, जो कि बिहार बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का दोनों का जो है ना सेम है इसका सिलेबस। तो पहले वाले वीडियो में जो हम 11th का पढ़े थे, जिसमें कि ये जो पदार्थ का मतलब स्टेट ऑफ मैटर पढ़े थे, स्टेट ऑफ मैटर में उसको डीपली पढ़े थे। अगर आप उसमें जो नहीं देखे हैं तो जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें देखिए उसको समझने के बाद जो है ना यहाँ से आपको एकदम समझ मतलब बिल्कुल आएगा समझ में बहुत। देखते हैं हम सॉलिड स्टेट के बारे में। देखिए इसको देखने से पहले जो है ना हम सॉलिड स्टेट का बेसिक देख लेते हैं। देखिए इसमें देखते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में देखते हैं ना तो ये आपको पहले भी बताए थे कि दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो हम लोग आज के वीडियो में इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है और कि गैस स्टेट होता है। उसके बाद प्लाज्मा स्टेट भी होता है। प्लाज्मा स्टेट में हाई टेम्परेचर होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वो प्लाज्मा स्टेज में होता है। उसके बाद बोल आइंस्टीन कंडेंसर मोटर, इसमें भी देखे थे, इसमें भी टेम्परेचर, इसमें सबसे लो जो टेम्परेचर इसमें होता है। तो ये सब जो है ना हम पहले वाले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना वो सब वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। आज मेन फोकस रहेगा हमका जो है ना ये है सॉलिड स्टेट का। ये जो 11th क्लास ये 12th क्लास का जो चैप्टर आया है सॉलिड स्टेट, ये कहाँ से आया है? जब हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो स्टेट ऑफ मैटर के अंदर में जो है ना एक है सॉलिड स्टेट, जैसे लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, बोल आइंस्टीन कंडेंसर स्टेज। तो यहाँ पे आता है सॉलिड स्टेट। तो ये जो है ना ये इसी को सॉलिड स्टेट जो है ये बन गया है इसका 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट। 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट बन गया। तो आज के वीडियो में जो है ना हम सॉलिड स्टेट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि देंगे लिक्विड स्टेट और गैस या स्टेट, ये सबको नहीं पढ़ेंगे। और मेन फोकस रहेगा सॉलिड स्टेट पे। तो चलिए देखते हैं सॉलिड स्टेट का क्या होता है। अब देखिए हम सॉलिड स्टेट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड किसे कहते हैं। सॉलिड और स्टेट मतलब आपको पता है कि स्टेट जो होता है किसी भी चीज़ का अवस्था होता है। जैसे जो चीज़ का अवस्था होता है उसको हम स्टेट कहते हैं। तो ये जो सॉलिड, इसके बाद पहले सॉलिड के बारे में देखते हैं। तो ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर। फॉर्म ऑफ मैटर ये किसका रूप लेता है? मैटर का। which possess rigidity and has the possess or the definite shape and the volume। यहाँ पे देखिए एक टर्म आता है रिजिडिटी, यहाँ पे शेप एंड यहाँ पे वॉल्यूम डिफिनिट। इसका जो है सॉलिड का है शेप भी उसका जो डिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी उसका डिफिनिट। रिजिडिटी का मतलब होता है ना उसका कॉन्स्टिट्यूएंट और पार्टिकल जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ना वो एक दूसरे में क्या होता है, लिंक होता है कि वो टूटने का भावना नहीं होता, वो रिजिडिटी। जैसे कि वो जो है ना एक पोजीशन पर से दूसरे पोजीशन पर नहीं जा सकता है, जिसमें कि दोनों एक दूसरा में फिक्स रहता है, फिक्स पोजीशन पर रहता है, उसको हम रिजिडिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, एक बहुत बड़ी जो है ना बहुत बड़ी पहाड़ है और पहाड़ के बीच में जो एक छोटा सा पहाड़ है, दोनों कोण में दोनों ज्वाइन है। तो वो जो छोटा सा पहाड़ है ना वो रिजिडिटी है, वो फिक्स है, वो कहीं पे पोजीशन से मतलब हट नहीं सकता है। तो वो रिजिडिटी होता है जिसका फिक्स पोजीशन होता है और उसके मोलिक्यूल जो है ना इंटरमोलिक्यूल बहुत ज़्यादा कम होते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल का। तो ये इस पर रिजिडिटी का एक है कि अब देखते हैं जब सॉलिड स्टेट है तो ये सॉलिड जो है मतलब जो सॉलिड जो है टूटता काहे है। ये जो एक दूसरे में क्यों एक जगह पार्टिकल जो है सब आकर के एक जगह ही ज्वाइन होता है। तो इसको देखते हैं कि देखिए पहला कंडीशन होता है क्या इसमें, जब हम सॉलिड स्टेट के देखें ये जो है ना छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है यहाँ पर भी, और ये दोनों एक ज्वाइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखिए ये पार्टिकल जो है और पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, ये दोनों का जो है ना अपने में एक कंडीशन वन क्या होगा, इंटरमोलिक्यूल फोर्स इसमें ज़्यादा है। मोलिक्यूल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग क्या है। यहाँ देखिए
इसके और इसके बीच में जो है ना दोनों में जो है ना इंटरमोलिक्यूल फोर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है ना ये जो है ना ए और बी को जो है ना छोड़ नहीं सकता है। अगर नहीं छूटेगा तो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ने के बाद जो है ना वो नहीं छूटता है। तो यहाँ पे दोनों जो है आपस में जो है ना एक फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने के चलते जो है ना ये भागने नहीं दे रहा है। अब देखिए ये दोनों फोर्स जो लगा रहा है ये दोनों सटने का कोशिश कर रहा है। इसके बीच में जो है सटने की जो कोशिश कर रहा है ये कहते हैं इंटरमोलिक्यूल फोर्स। अब मान के चलिए कोई हमको खींच रहा है और हम भी नहीं जाने दे रहे हैं उसको, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं जाने दे रहे तो वहाँ पे फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है। तो यही कहते हैं इंटरमोलिक्यूल फोर्स। अब दूसरा कंडीशन इसमें जब देखेंगे हम इंटरमोलिक्यूल फोर्सेस का ज़्यादा होता है, दूसरा इसमें होता है क्या, इसका थर्मल एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी लो होता है। क्यों, कैसे लो होता है देखिए। अब सबसे पहले देखते हैं थर्मल एनर्जी किसे कहते हैं। थर्मल एनर्जी देखिए, पार्टिकल का जब मूविंग होता है ना, तो जब पार्टिकल एक दूसरे मूव करता है तो वहाँ थर्मल एनर्जी टेम्परेचर जनरेट होता है। वो जो टेम्परेचर जो जनरेट होता है वो क्या कहलाता है, थर्मल एनर्जी कहलाता है। जैसे पार्टिकल आपको पता है कि गैस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल मूव करता है, तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी टेम्परेचर कितना होगा, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और वहाँ पर टेम्परेचर जो ज़्यादा होगा तो थर्मल एनर्जी कितना होगा, ज़्यादा होगा। और लिक्विड में जो है कंपेयर टू गैस का थर्मल एनर्जी कम होगा। और सॉलिड में जो है पार्टिकल, इसका जो सॉलिड में तो पार्टिकल जो मूव नहीं करता है, मूव नहीं करने के कारण जो है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो इसी कारण जो है ना ये सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के बीच में जो है ना, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल मूव नहीं करता है, ये लिक्विड होता है तो लिक्विड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल मूव करता है, और सॉलिड में जो है पार्टिकल मूव नहीं करता है। तो नहीं करने के कारण ये जो है दोनों क्या होगा, थर्मल एनर्जी इसका कम होता है। तो ये होता है कि किसी भी पदार्थ को पता लगाने का कौन सा ये स्टेट में है। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि थर्मल एनर्जी जो है किस पदार्थ में, किस स्टेट ऑफ मैटर में ज़्यादा होता है। तो थर्मल एनर्जी किस में होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है, क्योंकि लिक्विड जो है ज़्यादा वो एक दूसरे में चलते रहता है। और सबसे कम किस में होता है थर्मल एनर्जी, सॉलिड स्टेट में। और यहाँ पे इंटरमोलिक्यूल, ये जो मोलिक्यूल फोर्स जो है इसमें सबसे ज़्यादा कितना होता है, किस में होता है सबसे ज़्यादा, इंटरमोलिक्यूल फोर्स सॉलिड स्टेट में। और इसका थर्ड नंबर में अगर देखें, थर्ड नंबर में इंटरमोलिक्यूल डिस्टेंस जो है ना, इंटरमोलिक्यूल का डिस्टेंस शॉर्ट है, मतलब इंटरमोलिक्यूल ये दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस सबसे स्मॉल होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉलर, सबसे स्मॉलर, जिसके बीच में जो है ना पार्टिकल का मूव करने का स्थान ही नहीं बचता है। अगर पार्टिकल का मूव करने का स्थान नहीं बचे तो वो फिर मूव नहीं कर पाएगा। अगर मूव नहीं करेगा तो टेम्परेचर नहीं जनरेट होगा, अगर टेम्परेचर नहीं जनरेट होगा तो क्या करेगा, थर्मल एनर्जी जनरेट नहीं होगा, तो थर्मल एनर्जी वहाँ पर नहीं बनेगा। तो ये कंडीशन इसका हो जाता है। इसी कारण जो है ना थर्मल एनर्जी को आपको जैसे बताया, जो है थर्मल एनर्जी जो है यहाँ पे लो होता है, और इंटरमोलिक्यूल फोर्स जो होता है ना वो सबसे हाई होता है, इसके बीच में ए और बी के बीच में लगता है। यही रीजन है कि मैटर जो है ना, यही रीजन है कि सॉलिड जो है ना वो जल्दी टूटता नहीं है। उसको तोड़ने के लिए जो है ये अब इंटरमोलिक्यूल फोर्स जो है इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है सॉलिड में, तब वो जाके टूटता है। अब मान के चलिए किसी भी आप लोहा को तोड़ते हैं या पत्थर को उसको चूर चूर करते हैं, तो वहाँ पे जो फोर्स लगाते हैं, आप ज़्यादा जो फोर्स लगाते हैं, ये इंटरमोलिक्यूल फोर्स से आप ज़्यादा फोर्स लगाते हैं तब टूटता है। अगर इंटरमोलिक्यूल फोर्स से आप कम फोर्स लगाएंगे, यही रीजन है कि सॉलिड स्टेट जो होता है ना वो ज़्यादा भंगुर नहीं होता है, जो कि नहीं टूट पाता है ज़्यादातर। तो ये इसका जो मोलिक्यूल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है।